हेलो दोस्तों, पल्स स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारे भारत जी की क्लास चल रही थी जिसमें हमने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने पिछले वीडियो में मौर्योत्तर काल के बाद में जो भी देशी राजा नए नए पनपे थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उस समय जो भी विदेशी राज्य प्रमुख हुए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। भारत आने वाली विदेशी जातियों का क्रम, यानी जो भारत में सबसे पहले कौन सी विदेशी जाति आई, ये प्राचीन काल की बात है। प्राचीन भारत, उस समय सबसे पहले हिंदू यूनानी आए थे, जिसे हम ग्रीक, इंडो ग्रीक या बैक्टीरियाई भी कहते हैं। उसके बाद में शक आए थे, उसके बाद में पहलव आए और उसके बाद में कुषाण आए। तो ये क्रम आपको याद रखना है, इस क्रम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम सबसे पहले हिंदू यूनानी यानी इंडो ग्रीक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये कहाँ से आए? ये मध्य एशिया से आए थे। और इनमें तो कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले आक्रमण किया? तो सबसे पहले आक्रमण डेमेट्रियस ने किया था। इसने भारत पर आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत को जीता था। यानी पहले भारत का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब सब भारत में ही आते थे, तो इन्हें अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध वाला इलाका जीत लिया था। और ये कब की बात है? यह है लगभग 190 ईसा पूर्व की बात है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसने राजधानी साक्कल सियालकोट को बनाई, जो वर्तमान में कहाँ पे है? जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में भी कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब देखो आगे वाला, मिनांडर एवं नागसेन के संवाद का संकलन मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न में है। यानी मिनांडर थे शासक, इसके वो महत्वपूर्ण शासक थे हिंदू यूनानी के। और नागसेन थे एक बौद्ध दार्शनिक। तो इनके जो बीच में जो बातचीत हुई उनका संकलन मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न एक पुस्तक है उसमें किया गया है। ये ग्रीक हिंदू यूनानी पहले प्राचीन यूनानी धर्म था उसको मानने वाले थे। उसके बाद में इस मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, यानी बौद्ध बन गए। नागसेन से संवाद के बाद में मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। हिंदू यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, ये भी आपको याद रखना है। इनके सिक्कों से काल व राजा की जानकारी मिलती है, यानी इन्होंने अपने सिक्कों पर अपने समय और राजा किसने ये जारी किए उसके बारे में भी ये जानकारी अंकित किया करते थे। एक है गांधार कला। तो ये कला किन दो कलाओं के मिश्रण से बनी है? तो इसका आंसर है हेलेनिस्टिक आर्ट बोल दो, यूनानी कला बोल दो या ग्रीक कला बोल दो। इनके और भारतीय कला के संयोग से ही गांधार कला का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखिए। और नाटकों में पर्दा गिराने की प्रथा का प्रचलन भी किन्होंने करवाया? हिंद यूनानियों ने ही करवाया था। तो नाटक पूरा होने के बाद में या एक दृश्य के से दूसरे दृश्य पर जाने पर जो नाटकों में जो पर्दा गिराया जाता है वो किन की देन है? वो हिंद यूनानियों की देन है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा राजवंश शक। तो शक कहाँ से आए? ये भी मध्य एशिया से ही भारत में आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी, यानी 5 समूह में विभाजित हो गए थे अलग अलग शाखाओं में। और इनमें से सबसे प्रसिद्ध शाखा पश्चिमी शाखा थी। और शकों का राज्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये गुजरात और मध्य प्रदेश वाला इलाका था। और शकों की जो प्रमुख शाखा थी इनमें सबसे प्रमुख शाखा थी पश्चिमी शाखा। और इसका प्रमुख शासक कौन था? तो शकों का प्रमुख शासक था रुद्रदामन। सबसे शक्तिशाली शाखा भी पश्चिमी शाखा ही थी। और पश्चिमी शाखा का ही रुद्रदामन इस शक जाति का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसने सुदर्शन झील का क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। और ये कब तक? लगभग 180 से 150 ईसा पूर्व इसका राज रहा था भारत में। अगर आपसे पूछ ले कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो इसका मरम्मत किसने करवाई? रुद्रदामन ने। जबकि इसका निर्माण करवाया था पुष्यमित्र ने। फिर ये कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के अधीनी प्रांतीय शासक था।
यानी इसका निर्माण किसने करवाया, ये भी लिख लो आप। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया पुष्यगुप्त ने, पुष्यमित्र ने, सॉरी पुष्यगुप्त होगा ये, पुष्यगुप्त ने। और ये कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन एक प्रांतीय शासक था ये पुष्यगुप्त। और ये सुदर्शन झील कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। इसने यानी रुद्रदामन ने, इसने संस्कृत में भारत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख स्थापित करवाया। और ये किस, भारत का पहला अभिलेख तो, अभिलेख की शुरुआत तो किसने की थी, अशोक ने की थी, लेकिन संस्कृत भाषा में भारत का पहला अभिलेख किसने लगवाया, रुद्रदामन ने लगवाया था। इससे किसकी जानकारी मिलती है, इससे मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। उज्जैन के स्थानीय राजा ने 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चलाया। यानी जिसे आप हिंदू नववर्ष बोलते हो विक्रम संवत, वो उज्जैन के कोई स्थानीय राजा था, उसने शकों को पराजित करके ये उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की और विक्रम संवत चलाया। ये विक्रमादित्य वो नहीं है गुप्त वंश वाला, गुप्त वंश का विक्रमादित्य है चंद्रगुप्त द्वितीय, वो अलग है, ये अलग है। और विक्रम संवत की शुरुआत भी किसने की, इस विक्रमादित्य ने की थी 58 ईस्वी पूर्व में, ये ध्यान रखना आपको। विक्रम संवत की शुरुआत की थी 58 ईस्वी पूर्व में। अगर ऑप्शन में आपको ये न मिले तो आप 57 ईस्वी पूर्व भी कर सकते हैं, इसके लगभग इसने शुरुआत की थी, आपको दोनों याद रखना है। अब इसके बाद में आता है पहला वंश, जिसे आप पार्शियन भी कह सकते हो। और इसने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाई थी, जो वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में ही है। और इस वंश का जो प्रमुख शासक था वो है गोंडोफर्निज। और इस गोंडोफर्निज के समय ही भारत में, सेंट थॉमस नामक पादरी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे। अब आपसे पूछ ले कि सेंट थॉमस पादरी कौन था, तो ये ईसा मसीह के 12 शिष्यों में ही माना जाता है। ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक था, ईसा मसीह का शिष्य था। और भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से मानी जाती है। और सबसे पहले भारत में ईसाई धर्म केरल में ब्राह्मणों ने ग्रहण किया था, ऐसा माना जाता है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। अब हम एक अंतिम जो वंश हमारा विदेशी राजवंशों में कुषाण वंश, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चीन, जो ये कुषाण थे ना, ये चीन के युची और तोकरी जाति से संबंधित थे और ये मध्य एशिया से आए थे। ये 5 कुलों में विभाजित थे, यानी इनकी 5 शाखाएं थी, जिसमें सबसे प्रमुख शाखा थी कुषाण। और इसका संस्थापक पूछ ले आपसे तो इसका संस्थापक था कुजुक कडफिसेस। ये नाम आपको याद रखना, थोड़ा कठिन नाम है लेकिन याद रख लेना, कुजुक कडफिसेस। और इस वंश का एक दूसरा शासक था विम कडफिसेस। ये शैव उपासक था, प्लस इसने सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कडफिसेस ने चलाए थे। और इस वंश का सबसे प्रमुख या प्रतापी शासक बोल सकते हो आप, वो था कनिष्क। और इसने 78 ईस्वी में शासक बनने के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। यहाँ पर 78 ईस्वी या न कि ईस्वी पूर्व, ये ध्यान रखना। 78 ईस्वी में शासक बनने पर इसने शक संवत चलाया, जो कि वर्तमान में हमारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, शक संवत। शक कनिष्क के समय रेशम मार्ग पर भारत का अधिकार था, यानी जो प्रमुख रेशम मार्ग से व्यापार हुआ करता था चाइना से यूरोप में, उधर इस तरफ अफ्रीका में, तो उस पर कनिष्क का भी अधिकार था। राजधानी, इसने पहले राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाई थी। इसके बाद में इसका राज्य का विस्तार हो गया तो इसने राजधानी मथुरा को बना लिया। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था और इसके समय चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ये बौद्ध संगीति क्या है, ये एक धार्मिक सम्मेलन होता है बौद्ध धर्म का। तो ये वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी कनिष्क के समय। और कहाँ पे हुई, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, यानी कनिष्क ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। जबकि सबसे पहले सिक्के जारी किसने किए कुषाणों में, विम कडफिसेस ने, ये आपको ध्यान रखना है। और इस समय के जो प्रमुख
विद्वान थे उनके बारे में देख लो। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए और गांधार और मथुरा कला का विकास भी इसके समय बहुत ज़्यादा हुआ था। और इसके समय के जो प्रमुख विद्वान थे उसमें एक था अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित्र लिखा, चरक था जिसने चरक संहिता लिखा जिसे हम चिकित्सा का जनक भी कहते हैं, सुश्रुत था जिसने सुश्रुत संहिता लिखा जिसे हम शल्य चिकित्सा का जनक कहते हैं, और सापेक्षतावाद इसका जनक कौन है? इसका जनक है नागार्जुन जिसे हम शून्यवाद के जनक कहते हैं। ये शून्यवाद शून्य से संबंधित नहीं है, ये बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है जिसमें संसार की सभी वस्तुओं को शून्य या सत्ताहीन बताया गया है, यानी जो आज हमारी वो कल किसी और की होगी, ऐसा इसमें कई उपदेश दिया गया है। तो आप उसे उस शून्य से, गणित वाले शून्य से कंपेयर मत करना। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, अगले वीडियो में हम इससे आगे के जो राजवंश बचे थे उनका अध्ययन करेंगे और ये हमारी सीरीज चलती ही रहेगी। हमने सिंधु सभ्यता, उसके बाद में वैदिक सभ्यता, उसके बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और उसके बाद में जो प्रमुख राजवंश आए थे हर्यक वंश वो पढ़ लिए थे। उसके बाद में मौर्य वंश, उसके बाद में जो स्थानीय राजा हुए थे, देसी राजा और विदेशी राजा, ये पढ़ लिए। और प्राचीन भारत में हमारी ये सीरीज चलती रहेगी और उसके बाद में हम मध्यकालीन भारत का अध्ययन करेंगे। तो आप जुड़े रहे और अध्ययन करते रहे। थैंक यू।